नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सुबह से अभी तक न्यूज़ पे देख रहे हैं, 3 साथियों की हमारी जान एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में गई हैं। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। बेशक रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, चाहे वो अथॉरिटीज़ हो, एमसीडी हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद क्यों ना हो, पर साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी लाइब्रेरीज सब कुछ बंद है। And also I would request all the students who are protesting, in fact everybody should protest, that is your right to protest, please take care of yourself। बहुत सारे असामाजिक तत्व अक्सर प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं, आप थोड़ा बचकर रहिए, समझदारी से काम लीजिए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मेंस को अब केवल 50 दिन बाकी हैं और जो अगले साल का हमारा प्री है उसमें भी केवल 300 दिन बाकी हैं। और यूपीएससी में हर पल का जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, हो सकता है वो रैंक चला जाए हमारे हाथ से। तो हम करंट अफेयर्स को एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। पुलकित सर की आपकी जैसी रेगुलर क्लास चलती है, वी विल कंटिन्यू विद दैट एंड अलोंग विद दिस आई हैंड ओवर टू पुलकित सर। थैंक यू। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आप कर रहे हैं अब 29 जुलाई के करंट अफेयर्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं आज। यहाँ तक आपको आने के लिए करना क्या है, 99 नोट्स डेली करंट अफेयर्स सर्च करना है। आप यहाँ आ जाइए, अपनी तारीख सेलेक्ट करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या लिखा है, सीक्रेट चेंजेस हैव बीन मेड टू ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल। अब ये ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या था, तो आपको पता है कि जैसे जितनी भी मूवीज़ होती हैं उसमें सर्टिफिकेट मिलता है U/A या फिर खाली A, है ना, इस टाइप के कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज वगैरह जो होती है। तो ये जनरली हमने देखा है मूवीज़ के लिए तो है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये चीज़ OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे नहीं होती। यानी कि हमारा जो रेगुलेशन का फ्रेमवर्क है वो सिनेमा वाली मूवीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन सेम डिग्री ऑफ रेगुलेशन हम नहीं लगा पाते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है न्यूडिटी की, है ना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट या सूडो पोर्नोग्राफिक कंटेंट, इन सब की इसको रेगुलेट कैसे करें। तो कहने का मतलब है हमें किसी टाइप का तो रेगुलेशन चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या लेकर आई थी, ब्रॉडकास्टिंग बिल, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग बिल की हमारी की पॉइंट्स क्या थे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या था, यहाँ पे ड्राफ्ट करता क्या था, प्रोवाइड्स अ सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोग्राम्स विद द प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट कोड। कि प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट कोड के लिए सेल्फ रेगुलेशन लेकर आता था एक चीज़ कि ये जो अब OTT की प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस होती हैं डेली बेसिस पे। अब हर एक को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, ये तो बहुत पॉसिबल है नहीं। तो सेल्फ रेगुलेशन होगी कि जो क्रिएटर है, जो वीडियो क्रिएटर है, वो अपने आप को ही बताएगा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है इतने साल से इतने साल के बंदे के लिए जानी चाहिए, ठीक है। और अगर फिर वायलेशन दिखता है कि भाई इतने से इतने टाइप का कंटेंट था लेकिन तुम्हारे में इस टाइप का कंटेंट आ रहा था और ये इस एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम, तो फिर मतलब उसके लिए पनिशमेंट वगैरह जो भी होगी। तो ये क्या है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग ए ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी बोर्ड। Each broadcaster will have to also set up an internal content evaluation committee, अपना कंटेंट को evaluate करें, और and all broadcasting content must be certified by CEC, ठीक है। ये कंटेंट evaluation उनकी खुद की एक कमिटी होगी, है ना, और वो इंटरनली सर्टिफाई करेगी कि इस एज ग्रुप के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी और मेनली ये OTTs के लिए आ रहा था। ड्राफ्ट बिल ऑल्सो सीक्स टू रेगुलेट ब्रॉडकास्ट ऑफ न्यूज़, करंट अफेयर प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है ना, तो ये करंट अफेयर प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग प्रिंट न्यूज़, सच प्रोग्राम विल हैव टू कंप्लाई विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड। कि आप मतलब एथिकल एडवर्टाइजमेंट जो भी होता है उसके लिए जो भी कोड है ना, आप वो सब कंप्लाई करेंगे। तो मतलब जैसे हमें करना क्या होगा, इस बिल के आने के बाद हमें 99 नोट्स को अपनी एक कमेटी बनानी होगी, ठीक है, और हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे और हम बोलेंगे कि हमारा जो कंटेंट है इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है, और हम उस टाइप का कभी कंटेंट नहीं डाल पाएंगे जो कि एज अप्रोप्रिएट ना हो या और दूसरी रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो ना करता हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, न्यूज़ क्या कह रही है, हमारी न्यूज़ ये कह रही है कि सीक्रेट
चेंजेस आ गए हैं इस बिल के अंदर, ठीक है। किसने बोला है ये? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, इसने ये बोला है, हैज क्रिटिसाइज सीक्रेट चेंजेस इन द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। यही मिनिस्ट्री है जो कि इस बिल को लेकर आ रही है पार्लियामेंट में, विच कंसल्टेड ओनली सेलेक्टिव इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, कि कुछ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया, उन्होंने जो कंसर्न्स बताए उस हिसाब से डाल दिया गया। कंसर्न्स इंक्लूड पोटेंशियल इंक्रीज सेंसरशिप ऑफ ऑफलाइन मीडिया एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविलिटी, ऐसा ये कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, की फीचर्स देख लीजिए बिल के क्या है। बिल ऑल्सो कवर्स ब्रॉडकास्टर्स, केबल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, रेडियो, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि हमारी इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। इट डिफाइंस OTT क्या है ना, तो उसको डिफाइन करते हैं, और फिर प्रपोजेस कंप्लायंस विद एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। तो ये है कुल मिलाकर बात, ठीक है। तो ये जो बिल है ये कुछ ऐसा काम कर रहा है। ये कह रहे हैं जो इंटरनेट फाउंडेशन वाले हैं, जो भी है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, ऐसी कोई NGO होगी, ठीक है। हमें इसमें नहीं जाना कि कौन है ये, ऐसा है कुछ, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि सीक्रेट अल्टरेशंस करे गए हैं इसके अंदर और ऐसा कुछ है। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इस टाइप के अल्टरेशंस कर दिए हैं जो कि इंटरनेट फ्रीडम को रोकेंगे। हो सकता है सेल्फ रेगुलेटिंग के बावजूद भी सरकार के पास ये पावर्स आ जाएं कि वो किसी वीडियो को हटवा पाएँ या कुछ कर पाएँ, है ना। तो ऐसा कुछ वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स रेज अलार्म्स अबाउट स्ट्रिक्टर सेंसरशिप इम्प्लीकेशंस ऑन ऑनलाइन न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट मीडिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, कोई भी व्यक्ति कैमरा उठा के यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकता है और कुछ भी जनरली ब्रॉडकास्ट कर देता है। किस लेवल के चैनल तक ये सब अप्लाई होगा उसका कुछ फियर्स है, फियर्स ऑफ इंक्रीज सेंसरशिप है ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्यू टू दीज सेलेक्टिव चेंजेस, ठीक है। एक और चीज़ ये क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि खाली सेलेक्टिव इंडस्ट्री वाले लोगों से बात करी है, एक्सक्लूडिंग सिविल सोसाइटी। आम लोगों से बात नहीं करी गई कि वो किस टाइप का कंटेंट दे रहे हैं, उनको रेगुलेशंस में हो सकता है कोई दिक्कत आ सकती है, या उन रेगुलेशंस को और कितना बेहतर अप्लाई करा जाए कि दोनों ही पार्टीज़ को कोई दिक्कत ना हो। तो सिविल सोसाइटी से बात नहीं करी, जर्नलिस्ट से बात नहीं करी, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि देखिए, जब भी अभी तो ड्राफ्ट बिल ही है, ये ड्राफ्ट बिल ऐसे ही थोड़ी है कि ड्राफ्ट अगर आ गया तो पास ही हो जाएगा। पार्लियामेंट में भी बात होगी, तो अभी बहुत सारे मौके हैं इसके रिवीजन के लिए, बट ठीक है, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म की ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी में, तो ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में आप जा सकते हैं कि ये पुराना एक केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन था 1995, उसको हटाकर ये आ रहा है। ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल बिल ये प्रपोज कर रहा है कि एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल हो विद गवर्नमेंट मेंबर्स टू एड्रेस कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रॉडकास्टर्स। रेगुलेटरी पावर कुड extend to streaming platform online influencer through notification from information and broadcasting ministry। तो वो ये कह रहे हैं कि इन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स कौन हो गए, जो अपना छोटे छोटे चैनल बना लेते हैं लोग, है ना, हो सकता है इन पे लागू हो रहा हो। तो कंसर्न्स आर बीइंग रेज्ड बाय कंटेंट क्रिएटर्स वार्निंग द न्यू लॉ कुड शट डाउन यूट्यूब जर्नलिस्ट। जो यूट्यूब जर्नलिस्ट है ना, जो मान लीजिए अपने चैनल छोड़कर आ जाते हैं या नहीं भी छोड़कर आते हैं, पत्रकारिता वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, हो सकता है कि ये इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। बस यही चीज़ है, और ज़्यादा कुछ हमारे काम का है फ़िलहाल के लिए। कंप्लायंस को रिजल्ट इन मॉनिटरी, हाँ, तो अगर कंप्लायंस नहीं हुआ तो होगा क्या, मैंने बताया ना कि सेल्फ रेगुलेशन करना है ना। लेकिन अगर हमने बता दिए ये ए कैटेगरी का है और ए कैटेगरी का नहीं हुआ, हमने जो कंटेंट डाला वो ए कैटेगरी का वाकई में नहीं निकला जांच करने पे, तो होगा क्या, मॉनिटरी पेनल्टीज होंगी और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इम्प्रिजनमेंट मतलब ये सिविल रॉन्ग की तरह नहीं देखा जाएगा, इसको क्रिमिनलाइज करा गया है कि अगर आप गलत कंटेंट डाल रहे हैं तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा ये, तो ठीक है। गवर्नमेंट स्टांस ऑन नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, ऐसा लोग कह रहे होंगे ऑब्वियसली, द गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोजेस नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स। 2021 government report states some influencers spread false narratives and discredit the government. Emphasis on the need for constant tracking and timely responses to these narratives. तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, साइट्स eases norms for अगरवुड एक्सपोर्ट। अगरवुड क्या होता है, वो अगरबत्ती होती है ना, एक वो वुड का प्लांट होता है, उसको उसकी छाल से मतलब कुछ सेंटेड होता है, इसकी जो छाल होती है उससे अगरबत्ती वगैरह बनती हैं, तो ये इसका कोई साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इंडिया सक्सेसफुली प्रिवेंटेड अगरवुड फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन साइट्स रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट
ट्रेड सिग्निफिकेंट ट्रेड, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, साइट का एक रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड होता है, ठीक है। साइट्स होता क्या है, आप देखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। साइट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम क्या करती है, ऐसी कोई अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जिसको इलीगली मार कर या बिना मारे उसका ट्रेड हो रहा है, जैसे बहुत ही रेयर तोते होते हैं, है ना, उनका ट्रेड हो रहा है, या कोई प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, हिमालय में कहीं ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल कंपनियों उसको काट कर उठा कर ले जाने, शिलाजीत जैसी चीज़ें, है ना। तो मेरे को आइडिया नहीं है शिलाजीत इसमें है कि नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। तो साइट्स जो है वो इस चीज़ को कवर करती है। नाउ ये कब इस्टेब्लिश हुई है, 1973 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975, ये सब ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ समझो, ये जो साइट्स है ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, यहाँ पार्टीज जितनी भी होती हैं, है ना, वो आपस में मीट करती हैं और ये चेक करती हैं कि कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर अपेंडिक्स 1 में ये स्पीशी डाल दी गई है तो होगा क्या कि स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज हैं जिनका की रिस्क है कि वो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएं और उनमें ट्रेड हो रहा है, उनको हम डाल देंगे अपेंडिक्स 1 में। ऐसा हाईएस्ट डिग्री का प्रोटेक्शन एंड केयर देने की ज़रूरत है। अपेंडिक्स 2 में वो जो कि थ्रेटन्ड नहीं है विद एक्सटिंक्शन लेकिन फिर भी उनका ट्रेड कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हो सकता है आगे कभी थ्रेटन हो जाए, ठीक है, तो वो आ जाएंगे अपेंडिक्स 2 में। बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल टू अवॉइड यूटिलाइजेशन इनकम्पैटिबल विद देयर सर्वाइवल, है ना। तो कि हम इस तरीके से उसको यूटिलाइज करें कहीं उसका सर्वाइवल ही खतरे में ना जाए। तो अगर ऐसा कोई ट्रेड हो रहा है जो कि इनकम्पैटिबल है विद देयर सर्वाइवल, तो उस ट्रेड को हमें रोकना है। वो अपेंडिक्स 2 सेकंड डिग्री का प्रोटेक्शन है। और थर्ड डिग्री में क्या आता है कि वो स्पीशीज जो एक आध कंट्री ने रिक्वेस्ट करा है कि भाई इसको भी साइट्स के कहीं डाल दो, है ना, लेकिन ज़्यादातर कंट्री अभी इस बात पर नहीं आई हैं कि इसको इसमें डाल देना चाहिए, है ना। तो स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री विच हैज़ आस्क्ड अदर साइट्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड। जनरली क्या होता है, चाइना में ऐसा बहुत होता है कि थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना को वो ट्रेड करते हैं, इंडिया के पेंगोलिन्स मार के ले जाते हैं, है ना। तो वहाँ के ट्रेडर्स बहुत होते हैं, यहाँ के इलीगल ट्रेडर्स को पैसा देते हैं और यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब अगर इंडिया मान लो जी बोल दे, ठीक है, कि ये सर्टेन स्पीशी है, इसको आप इस लिस्ट में डाल दो, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, और चाइना नहीं मान रहा है, तो अभी बात नहीं बनी है, तो इसे अपेंडिक्स 3 में डाल देंगे कि इंडिया ने एटलीस्ट वन कंट्री ने पूछ लिया कि भाई इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर वो जिससे अगरबत्ती बनती है, ठीक है, तो हमने इसको प्रिवेंट कर दिया है इंक्लूजन इनटू RST, और RST क्या था, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि अगर ये पास हो गया तो फिर ये थ्रेटन्ड लिस्ट में आ जाएगा, एनेक्सेशन 1, 2 या 3 में आ जाएगा। अब कहने का मतलब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं अगर वुड में ट्रेड हो, हम इनफैक्ट अगर वुड की वो करते हैं, क्या कहते हैं, आजकल तो अगरबत्तियों में सिंथेटिक परफ्यूम्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल सेंट होती है। हमारे जो किसान हैं, कई सारे किस्म के किसान होते हैं जो इनफैक्ट इसको ग्रो करते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसको ग्रो होने दो, इसमें ट्रेड होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी थ्रेटेड नहीं है। तो इंडिया ने क्या करा है, सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द इंक्लूजन ऑफ अगरवुड इन द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन ये साइट्स, ठीक है। द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग्स एंड NDF एंड नॉन डेट्रीमेंट, कि भाई इससे कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं है, स्टडी बाय द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। तो न्यू एक्सपोर्ट कोटा नोटिफिकेशन, साइट्स नोटिफाइड ए न्यू एक्सपोर्ट कोटा फॉर अगरवुड, रेजिनियस वुड एंड ऑयल फ्रॉम इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2024। दिस डेवलपमेंट बेनिफिट्स फार्मर्स इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जहाँ पे अगरवुड इतना कल्टीवेट होता है, ठीक है। तो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, खासकर इन इलाकों के लिए जहाँ पे ये कल्टीवेट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे कहाँ था ये अपेंडिक्स 2 में था, यानी कि थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन नहीं था, लेकिन अनसस्टेनेबल इसका ट्रेड होना ज़रूरी था। हमने अपेंडिक्स 2 में से भी इसको निकाल दिया है, ठीक है। 1995 में यहाँ आया था COP9, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितनी मेंबर कंट्री हैं, जितनी हैं 184 कंट्रीज़ हैं, 184 कंट्रीज़, ये जब सब मीट करेंगे स्पीशीज़ को डिस्कस करने के लिए, उस मीटिंग को हम बोलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो 1994 में से डाल दिया गया था, अब इसको हटा दिया गया। गुड न्यूज़, आगे चलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स रही होंगी कि भाई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रिकमेंडेड एक्सपोर्ट कोटा फॉर 2024 से 27 कि हम 1.5 लाख kg ऑफ अगरवुड चिप्स एंड पाउडर सॉडस्ट पर ईयर हम भेज सकते हैं, और 7000 kg ऑफ ऑयल पर ईयर, इतना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा तो थ्रेटन हो जाएगा प्लांट, इससे ज़्यादा नहीं, नेचुरली ग्रो करना है उसको, ठीक है। बेहतर तरीका ये होगा, ऑब्वियसली आगे आने वाले समय में इसकी स्कीम्स आ ही जाएंगी कि इसको हम क्या कॉमर्शियली भी ग्रो कर सकते हैं, इसके सीड्स को आइसोलेट करके उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। बट एनीवे, जब तक नहीं है तब तक ये है। और अब अगला टॉपिक, सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड एंस्नार्ल डीप सी माइनिंग। अब डार्क ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के क्या तरीके हैं हमारे पास। रेस्पिरेशन एक तरीका है, चाहे वो डार्क रेस्पिरेशन हो, जैसा भी है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक तरीका है क्या, कि सनलाइट को आप एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा क्या कि उस सनलाइट से, उस एनर्जी से जो क्लोरोफिल है ना, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, वो कुछ केमिकल रिएक्शन आगे चलाएंगे, उससे क्या है कि पानी का बॉन्ड टूटेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, बाकी चीज़ें अलग हो जाएंगी, शुगर बन जाएगा था। तो शुगर बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ये एक तरीका है ऑक्सीजन बनाने का नेचुरली। एक और तरीका है कि डीप सी वॉल्केनिक वेंट से, हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास क्या होता है, जो गर्मी होती है उसका कुछ बैक्टीरिया फ़ायदा उठाकर, सियानोबैक्टीरिया कुछ फ़ायदा उठाकर वहाँ से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं डार्क इन्वायरमेंट में, ठीक है। वो एक तरीका हमें पता है। यहाँ पे एकदम ही नया तरीका मिला है हमें कि नेचर में एक और तरीका है ऑक्सीजन बनाने का। सिर्फ यही 2 तरीके थे अभी तक ऑक्सीजन बनाने के। अब सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड इंस्टॉल डीप सी माइनिंग की कह रहे हैं कि भाई हमें अब दिख रहा है शायद एक और तरीका है नेचर में कि ये क्या कहते हैं, डार्क ऑक्सीजन एक तरीका, मतलब जहाँ से कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट डिस्कवर अननोन प्रोसेस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन डीप इन द ओशियन वेयर फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल। डीप इन द ओशियन हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एबिसल प्लेन्स की। एबिसल प्लेन्स जो कि समुद्र की जो लेवल है, सी लेवल है, उससे 4-5 किलोमीटर नीचे या और भी ज़्यादा नीचे तक हो सकता है ना। इस डीप सी के अंदर एबिसल प्लेन, एबिस मतलब इनफाइनाइटली डीप, है ना। एबिसल प्लेन बहुत डीप प्लेन जहाँ पे कुछ पहुँच ही नहीं सकता, उतने डीप जगह पे। और ओशियन हमें पता है कि 300-400 मीटर के बाद अंधेरा होता है ओशियन में, लाइट नहीं पहुँच पाती है, वाटर को पार करके नहीं पहुँच पाती है। और ज़्यादा नीचे 4-5 किलोमीटर डीप जब लाइट है ही नहीं तो वहाँ फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है। पर वहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें साफ साफ नहीं पता क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। द फाइंडिंग लिंक टू पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पॉसिबली जनरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस रेजेस कंसर्न अबाउट डीप सी माइनिंग्स इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है, ये क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिले हैं। एक बार देख लेते हैं डिटेल में, उसके बाद बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है मरीन इकोसिस्टम पे। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन डीप ओशियंस, क्या है कि साइंटिस्ट ने नेचर जियोसाइंस, नेचर एक बहुत ही तगड़ी मैगजीन है, पब्लिकेशन है, एक किस्म की साइंटिफिक जर्नल, जहाँ पे जितने भी रिसर्चेस होते हैं वो पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो नेचर जियोसाइंस में ये पब्लिश करा गया है क्या, दैट अननोन प्रोसेस इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन डीप इन द वर्ल्ड्स ओशियन वेयर फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट लाइट। वहाँ पे लाइट है नहीं, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस पॉसिबल, मतलब फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, क्या तरीका है कि वहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है। तो इसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है। अब एक बार हाइपोथेसिस पे आते हैं कि भाई कैसे बन रहा है, साइंटिस्ट के पास कुछ तो क्लू होगा कैसे बन रहा है। तो एक हाइपोथेसिस ये है, फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स विच आर लम्प्स ऑफ आयरन, मैंगनीज एंड हाइड्रोक्साइड्स, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड्स। तो आयरन और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, और उसमें हल्का फुल्का निकल भी होता है जितना मेरे को याद है। एनीवे, हम मैग्नीज के लिए, इनफैक्ट हम खुद, इंडिया जो है वो माइनिंग करने की कोशिश करता है कि इंडिया के पास इंडियन ओशियन में एक्सक्लूसिव माइनिंग राइट्स हैं अंडर यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। ठीक है, तो इसके अंडर हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं कि हम इंडियन ओशियन के अंदर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को माइन करके उसका मैग्नीज निकाल सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है मैग्नीज, तो एलिमेंट होता है मैग्नीज। तो अब क्या है कि अगर ऐसा है
कि एक हाइपोथेसिस ये कह रही है कि जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन नोड्यूल्स के अंदर कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है कि नोड्यूल्स माइट बी ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल। हो सकता है ये मॉड्यूल्स किसी वजह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिक चार्जेस, और जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हटाएंगे तो क्या है कि पानी तो है ही हर जगह, तो हमने देखा ना इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि पानी से करंट पास कर दो तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। हो सकता है वैसा कुछ हो रहा हो कि वाटर स्प्लिट हो रहा हो और उससे ऑक्सीजन निकल रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो चाहते हैं इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को माइन करना, और अगर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर ये बड़े क्रिटिकल हो सकते हैं हमारे लिए, मतलब फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर कंसिडर्ड इकोनॉमिकली वायबल फॉर माइनिंग इन देयर कंसंट्रेशन इफ देयर कंसंट्रेशन एक्सीड्स 10 kg per square meter, and many countries are exploring this resource, including in fact India. India is one of the pioneer investor in this technology. So anyway, द पॉइंट इज, अब क्या कह रहे हैं, इस फाइंडिंग से प्रॉब्लम क्या होगी, द फाइंडिंग लिंक टू पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पॉसिबली जनरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्जेस और जनरेट कर रहे हो, ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हो। ये रेज कर रहा है कंसर्न अबाउट डीप सी माइनिंग्स इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम। ये जो मरीन इकोसिस्टम है उसको हो सकता है वो सपोर्ट कर रहा हो ऑक्सीजन, और हमने अगर पॉलीमेटालिक नोड्यूल निकाल दिया तो फिर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब एकदम से ये चीज़ हो गई। हम जिस टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल की माइनिंग करना चाह रहे थे, वहाँ पे ऐसी डिस्कवरी हो जाना बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन हो गई। अब हम इन्वायरमेंटल कंसर्न जहाँ पे खड़ा हो जाता है उसकी माइनिंग हो सकती है कि नहीं, वहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। और इसलिए ये कह रहे हैं कि ये डिस्कवरी है कुड एंसनाल डीप सी माइनिंग, मतलब उसको स्लो डाउन कर सकती है, उसको रोक सकती है, ठीक है। तो this discovery adds complexity to the challenges of sustainable resource extraction in the deep sea. बस इतना ही है, आगे चलते हैं। बाकी उसकी कुछ डिटेल्स थी, आप वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं। यही कोर क्रक्स है इस न्यूज़ का। ऑन रिजर्वेशंस एंड ओबीसी एंड द ओबीसी क्रीमी लेयर। अब आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, रिसेंटली एक IAS पूजा खेड़कर थी, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक फेक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया था। अब नॉन क्रीमी लेयर होता क्या है, देखिए इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करा गया है कि SC और ST को रिजर्वेशन मिलेगी 15% एंड 7.5%। कहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन वगैरह में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में मेनली। तो यहाँ पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी मिलेगी, प्लस आर्टिकल 15 और 16 का यूज़ करते हुए हुआ क्या है कि 1990 के आसपास OBCs को 27% रिजर्वेशन मिल गया था, ठीक है। तो OBC क्या, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और बैकवर्ड क्या कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस की बात करी गई थी यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम वो कहते हैं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन से मिला था, ठीक है। वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही कमीशन बनी थी, ये चेक करने के लिए कमीशन बनी थी कि SC और ST के अलावा कितनी ऐसी हमारे सोसाइटी के अंदर क्लासेस हैं या कास्ट हैं जो कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड हैं, और मंडल कमीशन ने कहा था कि भाई इतनी है, और उन्होंने 27% का रिजर्वेशन धर दिया था, ठीक है। 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी, मतलब क्या है कि अब जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, वहाँ पे भी तो कुछ गरीब हो सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने एक 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो अब क्या है कि जो OBCs हैं उसमें मतलब एक चीज़ पाई गई थी कि रिसोर्स विद रोनी कमीशन ने ये पाया था कि सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ रिजर्व जॉब्स एंड सीट्स आर कंसंट्रेटेड अमंग ए स्मॉल नंबर ऑफ OBC कास्ट, कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ OBC कास्ट हैं जहाँ पर रिजर्वेशन का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं होगा कि जो रिजर्वेशन है वो खाली विद इन द OBC एक क्रीमी लेयर देख ली जाए, क्रीमी लेयर को ना मिले, बिलो एक सर्टेन इकोनॉमिक लाइन है खाली उनको मिले, ताकि एक ही फैमिली बार बार रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन का फ़ायदा ना उठाती रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, तो इसलिए एक्चुअली क्या करा गया कि एक ना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना दिया गया। इसका एक लेवल है, एक सेकेंड, यहाँ पे 8 लाख पर एनम, हाँ। तो दिस इज डिटरमाइंड, तो एक क्रीमी लेयर एक्चुअली इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अच्छा, रामनंदन प्रसाद कमेटी की वजह से करा गया था कि दिस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द पेरेंटल इनकम एक्सीडिंग 8 लाख एनुअली। पेरेंटल इनकम नहीं, एक्चुअली फैमिली इनकम की बात है। अगर फैमिली की इनकम 8 लाख से एनुअली उससे ऊपर है,
ठीक है, ओवर द पास्ट 3 years, और एंड स्पेसिफिक जॉब पोजीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड बाय पेरेंट। ठीक है, तो मतलब अगर आपने, आपके पेरेंट्स ने कोई स्पेसिफिक जॉब पोस्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मान लीजिए ग्रेड ए की पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, बेशक वो इतने से ज़्यादा ना कमा रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि जो इनकम है फैमिली की वो 8 लाख से ऊपर जा रही है एनुअली, तो फिर ये रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है ये एक क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया बना दिया गया कि इससे ऊपर की अगर टोटल इनकम है फैमिली की तो फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये जस्टिस रामनंदन कमेटी की वजह से हुआ था। रोहिणी कमेटी मतलब इसके बाद आई थी, उन्होंने फिर भी बताया कि कुछ कास्ट जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये, और ऐसा ही 8 लाख का यही जो क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी में रख दिया गया कि जो 8 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वो जनरल कैटेगरी रहेंगे, और उससे जो नीचे वाले लोग हैं अनरिजर्व रहेंगे, और जो उससे नीचे वाले लोग हैं उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानकर उनको भी कुछ ये दे दिया जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये जो 8 लाख एनुअली है, ये पहली बात तो ये है कि काफ़ी आर्बिट्ररी है। दूसरे इसका कंसर्न ये रहता है इस रिजर्वेशन सिस्टम का कि ये जो क्या कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है या EWS सर्टिफिकेट होता है, ये लोग कभी कभी क्वेश्चनेबल मीन्स से ले लेते हैं। इस बार खाली ये पूजा खेड़कर की बात नहीं है, आपने देखा होगा इंटरनेट में घूम रहे होंगे कि सीरीज ऑफ केसेस आए हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि लोग फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो ग्रेड ए ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, एंड डिस्पाइट दैट दे हैव अवेल्ड दिस OBC रिजर्वेशन या फिर EWS रिजर्वेशन, है ना। तो मतलब किसी तरीके से उन्होंने कुछ फैक्ट्स को छुपाकर अपना सर्टिफिकेट बना लिया और फिर सिलेक्शन भी ले लिया, और ऑडेसिटी देखिए कि इस चीज़ को वो फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इनफैक्ट कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी दिखाए गए हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है और उसकी वजह से वो फेक सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं, एंड फिर जॉब्स भी पा रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो स्ट्रेटजीज टू सर्कमवेंट क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन सच एज एसेट गिफ्टिंग या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आर रिपोर्टेड एज द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फोकस ऑन पेरेंटल इनकम एंड जॉब पोजिशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। द करंट रिजर्वेशन रेट इंक्लूडिंग EWS स्टैंड्स एट 60%। ठीक है, अभी टोटल कितना है, 60% सीट्स रिजर्व है, खाली 40% है जो कि अनरिजर्व्ड है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डेटा इंडिकेट्स 40 to 50% रिजर्व सीट्स ऑफ OBC ST ST इन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन अनफिल्ड। ठीक है, हम ये देख रहे हैं, और ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर ये मतलब फेक सर्टिफिकेट के साथ भी हम नहीं भर पा रहे हैं तो एक और सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, और ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम ये है कि अभी भी एजुकेशनली बैकवर्ड हैं जो वाकई में जो नीडी कैटेगरीज हैं इन कास्ट के अंदर, जो नीडी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं विद इन दीज कास्ट एंड क्लासेस, वहाँ पर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन तक नहीं पहुँच पा रही है। जब बेसिक एजुकेशन ही नहीं पहुँच पा रही तो वो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें और ये सारी चीज़ें, और इसलिए हमें दिखाई देता है कि डिस्पाइट रिजर्वेशन इतनी सीट्स खाली रह जाती हैं, है ना, और इसलिए हमें दिखाई देता है कि कट ऑफ इतनी लो जाती है, मतलब उस स्टैंडर्ड के लोग हमें उतने मिल ही नहीं पा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन ही नहीं है उतनी। तो कहने का मतलब क्या है, रिजर्वेशन हो ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेसिक एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, अपने आप ही रिजर्वेशन की ज़रूरत हो सकता है ख़त्म हो जाए। ठीक है, एनीवे ये मेरी तरफ से क्या कहते हैं इवैल्यूएशन हो गया, और हमने जनरली इवैल्यूएशन करना नहीं होता, अपने व्यूज़ नहीं देने होते। ठीक है, लिवरेजिंग educated mothers, boosting foundational literacy and numeracy through NEP 2020 and निपुण भारत मिशन। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लिवरेज करना चाह रहे हैं एजुकेटेड मदर्स को। ठीक है, मतलब क्या है, देखो अब पहले समझो कि निपुण भारत मिशन है क्या। 0 से लेकर 9 साल, मतलब जो बच्चे अभी अभी क्लास में दाखिला लिए हैं और जिनके अभी फाउंडेशनल क्या कहते हैं एजुकेशन की एज है, यानी कि कैसी एज है कि जिनको अभी फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट करना है ना, उनको मतलब वो ठीक से भाग पा रहे हैं, खेल कूद पा रहे हैं, है ना, अपने जितने भी बॉडी की एबिलिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ये चीज़ करनी होती है। फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि बंदा
ठीक से अपने दोस्तों में बात कर पा रहा है, घुल मिल पा रहा है ना, कोई रिटार्डेड सोशल डेवलपमेंट ना हो, आइसोलेशनिस्ट ना हो जाए बंदा, मतलब आइसोलेशन में ना चला जाए, है ना, तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एकदम ठीक हो, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट की सही तेज़ी से बंदा पढ़ पा रहा हो चीज़ें, है ना, और कुछ बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चीज़ों को पहचानना, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, है ना, सही गलत की समझ, और आर्ट एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारी डेवलपमेंट हम क्या चाह रहे हैं, 3 से लेकर 9 साल की उम्र के बच्चों में ये चीज़ करना चाह रहे हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम, थ्रू मतलब रीइंफोर्समेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्राइमरी लेवल। हम ये सारी चीज़ करके हम ये सारी चीज़ें डेवलप करना चाह रहे हैं, और ये 3 से लेकर 9 साल की उम्र तक होना है, और इस मिशन को नाम दिया गया निपुण भारत, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 में सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि पुरानी जो पॉलिसी थी वो 6 साल से 14 साल के बच्चों पे लागू हो रही थी, है ना, उससे कम पे कम लागू हो रही थी, उससे ज़्यादा पे कम लागू हो रही थी। इस बार वाली पॉलिसी 3 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों तक लागू हो रही है, यानी कि कंप्लीट प्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक सब कुछ कवर हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, निपुण भारत और एनईपी एकदम इन लाइन है, 3 साल के बच्चों से ऊपर के कॉग्निटिव स्किल डेवलप कर रही हैं, और ये एनईपी भी उन बच्चों पे लागू हो रही है, 3 साल से लागू हो जा रही है इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर हमें ये बूस्ट करना है फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, असर की कई सारी रिपोर्ट आई हैं, एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, और क्या कहते हैं, ये जो सर्वे है वो ये कह रहा है, असर वाला सर्वे, कि 8वीं क्लास के बच्चे ठीक से डिवीजन के सवाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कुछ परसेंटेज दी थी कि इंडिया में इतने परसेंट लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन ही वीक है। अब ये कह रहे हैं अगर हमें फाउंडेशन को ठीक करना है, हमें एजुकेटेड मदर्स को लिवरेज करना पड़ेगा। अगर मदर्स एजुकेटेड हैं तो बच्चे ये फाउंडेशनल स्किल अपने आप पा जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ये डिस्कस करा। अब ये न्यूज़ में आर्टिकल आया था कहाँ पे, इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन सेक्शन में, ठीक है। और ये कह रहे थे कि आर्टिकल डिस्कसेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये सब, इट हाईलाइट्स द राइज ऑफ मदर्स एजुकेशन लेवल एंड लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, ठीक है। तो मदर का एजुकेशन लेवल है और फीमेल लेबर फोर्स में उतना पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है ना। द आर्टिकल सजेस्ट लिवरेजिंग, अब क्या है कि अगर ऐसा है एजुकेटेड मदर्स बढ़ रही हैं लेकिन लेबर फोर्स में नहीं जा रही, तो एटलीस्ट ये कर दिया जाए। आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है एजुकेटेड मदर्स को हम लिवरेज करें, उनकी जो स्किल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करें टू सपोर्ट चिल्ड्रंस अर्ली लर्निंग, एम्फसाइजिंग देयर रोल अलॉन्गसाइड टीचर्स टू अचीव एजुकेशनल गोल, कि टीचर्स के साथ साथ मदर्स को भी रीइंफोर्स करा जाए, उनके स्किल्स का इस्तेमाल करा जाए, ठीक है। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, ये सब ठीक है। व्हाट इज़ निपुण भारत मैंने आपको बता दिया, एनईपी क्या करती है ये भी मैंने बता दिया, बस ठीक है। मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन टू हैव स्टडीड बियॉन्ड ग्रेड 5, ये स्टेट वाइज डेटा है, ओके। ये स्टेट वाइज डेटा है कि कितनी मदर्स हैं जो कि बियॉन्ड ग्रेड 5 खुद पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, क्या कि आप ये देख रहे हैं कि इंडिया में इनरोलमेंट जो है 90% से ऊपर पहुँच गया था इन बाय अर्ली 2000s। आप समझ रहे हैं कि 2000 साल तक, मतलब सन 2000 तक आते आते 90% बच्चे स्कूल जा रहे थे। जब 90% स्कूल जा रहे थे तो फिर लिटरेसी रेट या लिटरेसी का जो आउटकम्स हैं या एजुकेशनल आउटकम्स हम बोलें, है ना, कि लोगों की कॉग्निटिव स्किल्स इतनी डेवलप नहीं हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हुई, और बेसिक न्यूमरेसी अर्थमेटिक स्किल्स डेवलप नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर हमने काफ़ी बच्चे देखे हैं, ठीक है। हम आम तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि 9वीं 10वीं के बच्चे हैं और कुछ सर्टेन किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं जो उन्हें कर लेनी चाहिए, है ना। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? मतलब क्या है, हुआ क्या था, मतलब इसके पीछे काफ़ी बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग है और सबको ये पता है क्या कि इसमें कई सारी चीज़ों का रोल था। जैसे मिड डे मील जैसी स्कीम बच्चों को स्कूल तक तो ले आई, लेकिन उसने ये इंश्योर नहीं करा है कि वो सारी स्किल्स जो होने चाहिए वो मिल जाएँ। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया एक चीज़ अचीव कर चुका है कि सारे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज़ अचीव करनी है, ये स्कूल जाने वाले बच्चे एक्चुअली कुछ सीखें,
ठीक है। तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और फिर ये निपुण भारत वाली चीज़ है। और निपुण भारत को भी करना क्या है, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये है। तो मदर्स एजुकेशन लेवल पे कुछ डेटा है फ्रॉम 2010 से 2022। मदर्स एजुकेशन बियॉन्ड ग्रेड 5 रोज फ्रॉम 35% टू नियरली 60%। मदर्स कंप्लीटिंग ओवर 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज फ्रॉम लेस देन 10% इन 2010 से 20% इन 2022, कि जिन्होंने 10 साल तक मिनिमम स्कूल गई है, मतलब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 भी हो सकता है, या फिर प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 8 भी हो सकता है, ठीक है। 10 साल की स्कूलिंग वो 10% थी 2010 में, अब 2022 में 20% है, क्योंकि जो अर्ली 2000s में बच्चे स्कूल जाना गए, मतलब जाना शुरू कर दिया था जिन्होंने, वो लोग अब वयस्क हो गए हैं और वो खुद अब मदर्स हो गई हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। तो हाई परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड मदर्स केरल में 72% है, हिमाचल में 54, तमिलनाडु में 43, है ना। और फिर इसके साथ क्या है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है फीमेल का, कि वो पढ़ी हैं लेकिन काम पे नहीं गई हैं, है ना। तो यंग वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन एजेड 15 to 29 इज जस्ट 24.5%, ठीक है। रूरल में इनफैक्ट ज़्यादा है, अर्बन में कम है। ये डेटा हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था कुछ दिन पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनफैक्ट अर्बन महिलाएं हो सकता है सिर्फ इसलिए पढ़, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये बड़ा ही सोशोलॉजिकली सोचने वाली चीज़ है। अर्बन महिलाएं इसलिए पढ़ रही हैं कि शादी हो जाए, रूरल महिलाएं इसलिए पढ़ रही हैं कि जॉब मिले, ठीक है। तो ये ऐसा सिनेरियो, ये जो डेटा है ना, ये हमें कुछ ऐसी चीज़ें समझा रहा है, ठीक है। तो एनीवे अगर अर्बन महिलाएं चलो घर पे रुकी हुई हैं, तो एटलीस्ट इनकी कैपेबिलिटीज़ को हम रिइंफोर्स करें, मतलब यूटिलाइज करें, ताकि हम बच्चों को बढ़ा पाएँ हमारे, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा ना हो बस, ठीक है। लिवरेजिंग एजुकेटेड मदर्स, मतलब हम बड़े लेवल पे सोच रहे हैं ऑब्वियसली, है ना, इकोनॉमिक लेवल पे, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ अ पब्लिक पॉलिसी कंसर्न, ठीक है। हमारे लिए कंसर्न है ऑब्वियसली, पढ़कर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें। जितने लेबर फोर्स में लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना इकोनॉमी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, है ना। तो रोल ऑफ मदर इन एजुकेशन ये हमें पड़ता है। चलो फिर आगे चलते हैं। रिकमेंडेशन क्या है कि इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मदर इन एजुकेशन, और ठीक है, फर्स्ट कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स एंड मदर, उनकी बातचीत कराओ निपुण भारत मिशन में, ठीक है। आगे चलो। सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इफ द राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, और एक चीज़ है कि राइट टू प्राइवेसी का इशू है, ये राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू प्राइवेसी का इशू है। आपका डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है किसी के भी द्वारा, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी भी, मान लीजिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हैं, अमेजन की, है ना, कि उनके पास डेटा चला जाता है। एक बार डेटा चला जाता है वो कभी डिलीट नहीं होता। डेटाबेस मैनेजमेंट का एक नियम है, अगर आप इंजीनियर हैं आपको पता होगा कि कभी भी डेटा डिलीट नहीं करा जाता। डेटा का बस एड्रेस पॉइंटर को नल कर दिया जाता है, मतलब डेटा का जो एक्सेस है उसको रोका जा सकता है, डेटा कभी डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, अब इसमें मतलब क्यों करना चाहिए ये, भाई प्राइवेसी का इशू है। अगर आपको चाहिए कि हमारा डेटा कहीं किसी के पास ना हो, रैंडम ना पड़ा हो, क्योंकि डेटा ब्रीच की पॉसिबिलिटी है उससे, ठीक है, और हम चाह रहे हैं भाई हमारा डेटा ना हो, ठीक है, हमारा कंसर्न है ना, हमें साइकोलॉजिकल इशू है कि हमारा डेटा वो देखो कहीं है ना। तो क्या है कि हमारा राइट है, हमारे मतलब वो उन मार्कर्स के ऊपर जो हमें रिकॉग्नाइज करते हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट विल रिव्यू वेदर द राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया एंड हाउ इट फिट्स द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कौन सी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात हो रही है, यह है राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी 2017 में एक केस आया था, पुट्टास्वामी केस, जहाँ पे ये बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। हम क्या कर रहे हैं ये सिर्फ हमारा कंसर्न है और किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच मीन्स वहाँ पे राइट टू मैरी है ना। फिर उसमें एक्चुअली उससे LGBT से रिलेटेड भी एक चीज़ था कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है किसी को पूछना नहीं चाहिए, क्यों, ये भी हमारे प्राइवेसी का मैटर है ना। तो ये हमारी फंडामेंटल राइट है। तो दिस डिसीजन फॉलोज ए चैलेंज अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ अ जजमेंट फ्रॉम लीगल पोर्टल इम्पैक्टिंग अ मेंस सिटीजनशिप एप्लीकेशन, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, हमें और ज़्यादा बेसिक डिटेल में जाना है कि प्राइवेसी का इशू बनता है यहाँ कि नहीं। तो यहाँ पे जो ऑनगोइंग डिबेट है इसमें कुछ फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट है। फॉर क्या आर्गुमेंट है, दोज इन फेवर ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन इट इज़ नेसेसरी ड्यू टू इशूज सच एज रिवेंज पॉर्न अपलोड, कि भाई
अब आपके रिवेंज लेने के लिए किसी ने पॉर्न अपलोड कर दिया है ना, उस टाइप का कोई चीज़ है। अगर ऐसा कुछ है ना, तो क्या है कि भाई हम मतलब जो विक्टिम है वो चाहेगा भाई किसी तरीके से हमें फॉरवर्ड करा जाए, है ना, हर तरीके से उसकी ट्रेस मिट जाए सिस्टम से। तो इंश्योर रेफरेंसेस टू पेटी क्राइम इंडिविजुअल मे हैव कमिटेड इन द पास्ट एंड पास्ट डोंट हॉन्ट देम, है ना, कि पुराने करतूतें हैं वो अब ना हॉन्ट कर रही हो जब बंदा चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड पोटेंशियली अनड्यू इन्फ्लुएंस दैट सच रिजल्ट्स एक्सर्ट अपॉन अ पर्सनस रेपुटेशन, है ना, क्योंकि रेपुटेशन की बात आ जाती है। तो ये कंसर्न है, और ऑब्वियसली और भी ज़्यादा कंसर्न है इनफैक्ट कि हमें भी तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई हमारा डेटा कहीं ब्रीच ना हो जाए, लीक ना हो जाए, है ना। तो ये चीज़ है। अगेंस्ट क्या है, अब पॉइंट ये है कि क्या ये पॉसिबल भी है इम्प्लीमेंट करना। अभी ये जो डेटा बेस मैनेजमेंट के तरीके होते हैं वहाँ पे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि डेटा को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। उसकी टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। द कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई एक बार अगर राइट टू भी फॉरगॉटन है और हमने डेटाबेस में ये प्रोविज़न भी कर दिया कि ये पॉसिबिलिटी है कि पूरी तरीके से कोई चीज़ डिलीट हो जाए। आपको पता होगा कि हार्ड ड्राइव में से हमेशा के लिए कुछ चीज़ें डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बर्न करना पड़ता है। हार्ड ड्राइव को बर्न मतलब एक्चुअली उस पर ओवरराइट कुछ करना पड़ता है ना, पूरी तरीके से उसको खाली करने के लिए। वरना क्या है कि वही मैं बताया कि डिलीट करने का क्या तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है कि जो पॉइंटर है, जो उस एड्रेस का पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ स्टोर्ड है, उसको बस नल कर दो। मतलब डेटा वहीं पड़ा रहेगा पीछे, बस उसका एड्रेस पॉइंटर नल हो जाएगा। उससे होगा क्या कि अगर डेटा आपसे डिलीट हो भी गया है, ठीक है, आपका सिस्टम ढूंढ नहीं पा रहा है ये डेटा कहाँ है, क्योंकि एड्रेस पॉइंटर नल कर दिया गया, उसी को कहते हैं कि डिलीट कर दिया गया। लेकिन उस डेटा की रिकवरी फिर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मतलब डेटा एक्चुअली थोड़ी डिलीट हुआ है किसी फिजिकल ड्राइव से, ठीक है। तो ये है कि तो पहली बात ये है कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं। दूसरा ये है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि किसी ने ये डेटा डाल दिया, अगर कंप्लीट डिलीशन का प्रोविजन है भी तो इसका मिसयूज हो सकता है। और कंसर्न दैट इट वुड डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट थ्रू सेंसरशिप और रिव्यूइंग एंड द रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, है ना, कि पहले क्या कह दिया गया है उसका अगर डिलीशन की पॉसिबिलिटी भी है तो लोग पुराना कुछ भी डिलीट कर सकते हैं फिर, है ना। तो बैकग्राउंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट रूल, ठीक है, यहाँ पे हम अपने जजमेंट्स को इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क पर आ जाते हैं मेन चीज़ पे। नो एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी राइट टू बी फॉरगॉटन, इंडिया में कोई ऐसी स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं कहता है कि ये हमारी राइट है। दूसरा पुट्टास्वामी जजमेंट है, उसने रिकॉग्नाइज करा है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और इम्प्लाई करता है ये इम्प्लीकेशन रहा है, ऐसा सोचा गया है, लोगों ने सोचा है कि राइट टू फॉरगॉटन शायद इसका हिस्सा है। लेकिन जस्टिस कॉल का ओपिनियन है सपोर्टेड द राइट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन बैलेंसिंग प्राइवेसी विद पब्लिक इंटरेस्ट एंड लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। जस्टिस जुडिशियल प्रेसिडेंस क्या है 1994 में, अफर्म्ड प्राइवेसी राइट्स बट डिस्टिंग्विशेस पब्लिक रिकॉर्ड्स लाइक कोर्ट डिसीजंस फ्रॉम प्राइवेसी प्रोटेक्शन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसको प्राइवेट नहीं रख सकते। तो बस यही है, आगे चलते हैं। सीरियल सरपास शुगर केन एज प्राइमरी फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। हमने मेज़ के ऊपर न्यूज़ पढ़ी थी कुछ दिन पहले और ये देखा था कि 3 गुना प्रोडक्शन हो गया है सन 2000 से लेकर अब तक, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है कि अब, और रिसेंट टाइम्स में क्या है कि शुगर के रेट बढ़ गए हैं और स्पॉइल्ड राइस एंड वीट से भी हम कभी कभी इथेनॉल बना लेते थे, अब क्या है कि मेज़ से ज़्यादा बना रहे हैं। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि क्योंकि इतना वाटर गजलिंग क्रॉप है शुगर केन और दुनिया भर में शुगर के प्राइसेस हल्का सा हाई रहना शुरू हो गए, तो इंडिया बेहतर महसूस करता है कि शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। पर इथेनॉल तो बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि 10 से 11% फिलहाल इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल के अंदर। हम अपना इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन वगैरह से, उसे स्प्लैश मिक्सिंग कर देते हैं, उसके अंदर सीधे पोर इन कर देते हैं इथेनॉल और उसकी हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सी फ्यूल होता है ऑलमोस्ट, और सरकार का ये टारगेट है कि भाई हम इसको भी और आगे ले जाएंगे 11-12% से, कहाँ पे 20% 2025, अच्छा अगले साल ही ये करना है। मेरे को नहीं लगता ऐसा होने वाला है, ये टारगेट हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था 2022-23 तक 11-12% ब्लेंडिंग हो गई थी, वहाँ से 3 साल के अंदर, रीसेंट डेटा मेरे को पता नहीं है। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम
सी हैवी मोलेसिस, बी हैवी मोलेसिस, शुगर केन जूस, ये सब शुगर केन वगैरह के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। हम यहाँ से काफ़ी इथेनॉल बना रहे थे। अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज आया है इन नंबर पे, लेकिन कहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, डैमेज्ड ग्रेन पे। राइस बर्बाद हो गई, मान लीजिए वीट बर्बाद हो गई, तो डैमेज ग्रेन, उससे भी हम स्टार्च निकाल सकते हैं। और मेज़, मैंने बताया ना, मेज़ हम बहुत तेज़ी से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में जो किसान हैं हमारे, वो मेज़ उगाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल क्या है, 13% सीरियल से हो रहा है। किसी ज़माने में खाली 1.6% था जो कि सीरियल से हम इथेनॉल बनाते थे। तो ये चीज़ हो रहा है। बस आपको दिमाग में रखना है कि हम तेज़ी से जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनसे इथेनॉल बनाना शुरू कर रहे हैं, और इथेनॉल बढ़िया चीज़ है। यहीं किसानों उगाया, उसी को हमने फ्यूल में डाला और गाड़ियाँ चला ली, वरना इम्पोर्ट करना पड़ता है तेल, है ना। चलो बस यही है, इससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके ज़्यादा डिटेल में जाइएगा नहीं। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या, हाँ मैं बोल रहा था 2022-23 में 12% कुछ आ गया था, ठीक है। एज ऑफ जून 2023 13% आ गया है, 2023 का डेटा है। अब क्या 2 साल में, इसके बाद जून 2023 से आज 2024 है, और फिर अगले साल 5-6 महीने रह गए अब तो 2025 आने में, तो क्या हम 20% पहुँच जाएंगे पता नहीं, ठीक है, लेकिन सरकार के टारगेट है। एनीवे आगे चलते हैं। मनोज हिस्टोरिक ब्रॉन्ज ओपन्स इंडियाज मेडल हॉन्ट। क्या कि भाई पेरिस ओलंपिक चल रहे हो, हमें अभी तक मेडल मिल नहीं रहे थे, और एकदम से हमें 10 ईयर एयर पिस्टल के इवेंट में मिल गया, ठीक है, और बड़ा ही सरप्राइजिंग था। एनीवे तो ठीक है, तो शी प्रीवियसली फिनिश्ड मेडललेस एट द टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। मनु क्वालिफाइड फॉर फाइनल, ये सब ठीक है। आपको क्या रखना है, आपको नाम याद रखना है, शक्ल याद रखनी है। मनु भाकर, जिन्होंने कि 10 मीटर एयर पिस्टल में वुमेंस कैटेगरी में मेडल हासिल करा है। चलो आगे चलते हैं। एरियल, अनदर वाटरी मून। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे ऐसे मून हैं जहाँ पे वाटर है, ठीक है। हमारे मून पे वाटर नहीं है, वहाँ पे खाली हाइड्रोक्सिल आयंस मिले हैं हमें, ठीक है, जिसका कि पॉसिबिलिटी कि पानी हो सकता है, फ्लोइंग वाटर नहीं होगा, हो सकता है फ्रोज़न आइस हो कहीं डेप्थ पे। अभी तो फ्रोज़न आइस भी नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन है। और सोलर सिस्टम में हमें यूरोपा, जैसे आई थिंक सैटर्न का मून है, वहाँ पर पानी मिला हुआ है। ऐसे कुछ 1-2 मून है जहाँ पे पानी मिला हुआ है। अब हमें एक और मून मिल गया, एरियल, जहाँ पे पानी है। किसने ढूंढा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि आप याद रखेंगे रेडियो वेव में, सॉरी माइक्रोवेव में काम करता है। माइक्रोवेव में काम करता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक टेलीस्कोप किस में काम करता है। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मेरे को जितना याद है माइक्रोवेव में काम करता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। तो ठीक है, और हमें मिला क्या है कि उसने माइक्रोवेव में ही स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि वाटर भी क्या है कि माइक्रोवेव ही से अट्रैक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारा माइक्रोवेव ओवन है, वो करते क्या हैं, वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रोवेव क्या करती है, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रेजोनेंस में आ जाती है, उनको एक्साइट करती है। जब वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वाइब्रेशन मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, हीट बढ़ गई, तो ये जो हीट होती है इसी को ही माइक्रोवेव करता है, वो इन्हांस करता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसने वहाँ पे पा लिया। तो क्या है कि यूरेनस, अच्छा यूरेनस का ये मून है विच एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ फ्रोजन CO2 इन इट्स सरफेस। हम यही बोल रहे हैं ना, वाटरी मून। ओके, वाटरी फिर कहाँ से हो गया? अच्छा, द कार्बन मोनोक्साइड कार्बोनाइट मिनरल सजेस्ट दैट हिडन ओशियन मे बी सप्लाइंग CO2 एंड इंटरेक्टिंग विद एरियल सरफेस रिक्वायरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अभी पक्का नहीं हुआ है, वाटर की बात हुई है क्या यहाँ पे? वाटरी क्यों बोला है इन्होंने? वाटरी बोला ना, वाटरी। ठीक है, एनीवे वो किसी वजह से शायद ये देख रहे हैं, मतलब इन चीज़ों की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है वो इंडिकेशन दे रहे हैं वाटर हो, ठीक है। अब इसके पीछे की एग्जैक्ट साइंस ऑब्वियसली अभी मेरे को नहीं पता है, जब अगर आगे कभी न्यूज़ आती है तो इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ साउथ अफ्रीकाज न्यू लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज? अब उनका न्यू लॉ क्या है, वो ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर वहाँ का लॉ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है एक बार देख लो कि मैंडेट्स एमिशन रिडक्शन एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान्स एमिंग टू मीट पेरिस एग्रीमेंट। और कह रहे हैं वो
कि उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा है इम्पोजिंग मैंडेटरी एमिशन रिडक्शन ऑन लार्ज फॉसल फ्यूल इंडस्ट्री। वो फॉसल फ्यूल जो इंडस्ट्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसल फ्यूल ले रही हैं उनको मैंडेटरी एमिशन रिडक्शन करना पड़ेगा, रिक्वायरिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान फ्रॉम टाउन्स एंड विलेजेस। बस यही है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है कि हमारे कुछ प्लान्स हैं। हमें अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है वो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी हमें 45% रिड्यूस करनी है बाय 2030, ठीक है। और हमें अपना 50% जो एनर्जी नीड्स हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रिन्यूएबल एनर्जी से लानी है। उस समय हमने एस्टिमेट करा है 450 गीगावाट कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उसका आधा 225 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे। और एक और चीज़ है यहाँ नहीं लिखी है, हमें नेट न्यूट्रलिटी अचीव करनी है 2070 तक। चलिए अब फिर इजराइल एक्यूजेस हिजबुल्लाह और डेडली रॉकेट अटैक ऑन गोलन हाइट्स। गोलन हाइट का आप लोकेशन देख लीजिए, इजराइल के एकदम नॉर्थ के हल्के से ईस्ट में जहाँ से सीरिया के साथ बॉर्डर मिलता है वहाँ पर एक उठा हुआ प्लेटो है जिसको हम बोलते हैं गोलन हाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हिजबुल्लाह क्या है, यहाँ पे एक शिया मिलिशिया है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और मिलिटेंट ग्रुप भी है जिसने कि कहीं पे रॉकेट फायर करा है। इतनी सी बात है। इस पर एक सवाल भी एक बार आ गया था यूपीएससी में, गोलन हाइट इनमें से कौन सी जगह पर पाया जाता है। बस इतना ही सवाल ज़्यादा आता है और कुछ आता नहीं है। यहाँ पर ऑब्वियसली एक पुरानी हिस्ट्री है कि क्या था, इजराइल ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, वैसे ये सीरिया का हिस्सा था। गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा स्ट्रिप इन 1967 6 डे वॉर। एक 6 डे वॉर हुआ था जिसमें सारी अरब कंट्रीज ने मिल के एक साथ अटैक करा था इसराइल के ऊपर। इसराइल ने क्या करा, सिर्फ उसे डिफेंड नहीं करा, उनका भी स्पेस ले लिया। ये गोलन हाइट अब इसराइल के पास है। फिर यहाँ पे वेस्ट बैंक वाला इलाका आता है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप आती है, ठीक है। उन इलाकों में जो कि एक्चुअली उनके पास नहीं होना चाहिए थे इसराइल के पास, उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है तब से। बस यही है। स्टैनफोर्ड स्टडी रिवील्स एआई लैंग्वेज गैप हाईलाइट्स ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनइक्विटीज़। एक्चुअली क्या है, इनइक्विटीज़ इनइक्विटीज़, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मेनली ये कह रहे हैं कि भाई एआई जो टूल्स हैं, जीपीटी जैसी चीज़, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। प्री ट्रेन मतलब कुछ ट्रेनिंग ले रहा है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा है, उसको पढ़ के उसको एनालाइज करके उसके नोट्स बनाकर वहाँ से कुछ मटेरियल निकाल के निचोड़ के आपको कुछ सेंटेंसेस जनरेट करके देता है, ठीक है। इस तरह जीपीटी चलता है। अब जीपीटी की प्रॉब्लम ये है, वो अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट्स इतने फीड हो गए हैं उसमें कि वो अंग्रेजी की चीज़ें बहुत अच्छी बता रहा है, लेकिन क्या नहीं बता पा रहा, उन्होंने देखा है सिग्निफिकेंट एरर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस। कि उन्होंने वियतनामीज़ वगैरह का परफॉर्मेंस चेक करा था, वियतनामीज़ में परफॉर्मेंस चेक करा था चैटबॉट्स का, और वो अच्छा नहीं है। और इसका मतलब क्या है, बड़ी ही इनइक्वालिटी हो जाएगी दुनिया में। एआई एक तरीका है दुनिया में अंग्रेजी को प्रमोट करने का और दूसरी भाषाओं को खा जाने का, ठीक है। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, लैंग्वेजेस अडॉप्ट होती हैं। मैं भी इतने सारे शब्द, अडॉप्ट अपने आप में एक अंग्रेजी शब्द है। क्यों बोल रहा हूँ अंग्रेजी में, क्योंकि अगर किसी भाषा में ज्ञान का संचार हो रहा है और हर किसी को ज्ञान की स्किल की ज़रूरत है तो हम फोर्स हो जाएंगे उस भाषा को पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है। तो बस यही है कि वो इंग्लिश, जो डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन एआई ट्रेनिंग डेटा सेट्स विच ऑफन निगलेक्ट्स लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जैसे वियतनामीज, हिंदी, बंगाली, स्वाहिली और ये सब, ये बस वो बता रहे हैं। और बस यही है, यही थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। प्री आ रहा है, मेंस आ रहा है और फिर नेक्स्ट प्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इतना कुछ समय है नहीं। चलिए, थैंक यू।